एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन। देखिए, हम सेक्शन 13 और 14 हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, सेक्शन 13 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो प्री हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम इस वीडियो में अपने सेक्शन 13A की, जो बात करता है स्पेशल प्रोसीजर की फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन एंड्स। सेक्शन 13A क्या कहता है? अगर फर्स्ट कहता है कि अगर ऐसी एप्लीकेशन यूनियन के आर्म फोर्सेस से रिटायर होने से पहले या 1 साल बाद में या हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1986 के पास होने के 1 साल के अंदर लगाई गई है, जो भी डेट बाद में, यहाँ पे जो भी डेट बाद में आएगी सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के ग्राउंड पर जो थी वो क्या होगी, इस सेक्शन से गवर्न होगी। हम अगर कोई भी एप्लीकेशन यूनियन आर्म फोर्सेस के से रिटायर होने से पहले या 1 साल बाद में या हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट के पास होने के 1 साल के अंदर लगाई गई थी, जो भी क्या हो गया, हमने बात करी थी डेट बाद में आएगी, उसमें क्या होगा, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के ग्राउंड पर जो हमने लगाई थी पहले ऊपर, उस सेक्शन से किस सेक्शन से गवर्न करे, इस सेक्शन 13A से गवर्न करेगी। अब प्रोविजो क्या कहता है? अगर ऐसे लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो या इन केस ऑफ डेथ, विडो की डेथ, अगर विडो की डेथ हो जाती है तो उसका चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या विडो का डॉटर इन लॉ जो उस लैंडलॉर्ड पर डिपेंडेंट थे वो एंटाइटल होंगे किससे, लैंडलॉर्ड को एविक्ट करा, लैंडलॉर्ड किसके लिए एंटाइटल होंगे, टेनेंट को एविक्ट कराने के लिए। ठीक है। अब सबसेक्शन 1 सेक्शन 13A का सबसेक्शन ए क्या कहता है? क्लॉज ए क्या कहता है? कहता है कि अगर कमेंसमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पहले डेथ हो जाती है तो डेथ के 1 साल के अंदर राइट एक्रू होगा। और अगर रिटायरमेंट, अब दूसरा देखते हैं हम, अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है तो रिटायरमेंट 1 साल के अंदर राइट एक्रू होगा। तो हमने पहले क्या बात करी थी? अगर कमेंसमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पहले की बात करी है, डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ के 1 साल के अंदर राइट एक्रू होगा। और अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है, किसके बाद होती है? रिटायरमेंट के बाद डेथ होती है तो रिटायरमेंट 1 साल के अंदर राइट एक्रू होगा। और एप्लीकेशन के बाद से जो पोजीशन रिकवर करने का राइट जो लैंडलॉर्ड का था वो एप्लीकांट के पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्लीकांट के पास राइट आ जाएगा पोजीशन को रिकवर करने का। और ये क्या कहता है? अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हरियाणा गवर्नमेंट या बोर्ड या हरियाणा कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय है और उसने अपने रिटायरमेंट के पहले या बाद में 1 साल के भीतर अप्लाई किया है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1990 जो आया था, उस एक्ट के आने के 1 साल के भीतर अप्लाई किया, बट सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के प्रोविजो में अप्लाई किया है, तो इस सेक्शन 13A का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। आपको समझ में आया? मतलब अगर कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है हरियाणा कॉरपोरेशन के अंदर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर, उसने क्या अपने रिटायरमेंट के पहले, उसका रिटायरमेंट नहीं हो, उसके रिटायरमेंट होने से पहले या रिटायरमेंट होने के 1 साल के अंदर अप्लाई किया है या फिर हरियाणा अर्बन अमेंडमेंट एक्ट 1990 जो आया था, उस एक्ट के आने के 1 साल का भीतर जो एक्ट आया है हमारा हरियाणा अर्बन एक्ट का, उसके आने के 1 साल के अंदर अप्लाई किया है। लेकिन किसके अंदर अप्लाई किया है? बट सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 के प्रोविजन में अप्लाई किया है, तो इस सेक्शन 13A का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जो कंट्रोलर होगा वो सम्मन भेजेगा। इस सेक्शन 13A के सबसेक्शन 1 के अंदर में जो नॉर्म्स थे उसके लिए क्या भेजेगा? कंट्रोलर सम्मन भेजेगा कि भाई आपकी उपस्थिति यहाँ पे नेसेसरी है। अब 3 क्या कहता है? कंट्रोलर सम्मन भेजेगा किसके थ्रू? वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं, जहां टीनेंट या एजेंट टीनेंट का रिजाइड करता है या फिर आखिरी बार टीनेंट रहा होगा वहां पे। और किसके द्वारा हो सकता है? अगर पोस्टल एम्प्लॉय इंडोर्स कर देता है। अब सबसेक्शन इसका 3 क्या कहता है? 3 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर जो पोस्टल एम्प्लॉय है इंडोर्स कर देता है कि टीनेंट ने सम्मन लेने से मना कर दिया है या कंट्रोलर टीनेंट के द्वारा साइन या एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व हो चुका है। किस केस में सम्मन सर्व हो चुका है माना जाएगा? जब पोस्टल एम्प्लॉय क्या कर देता है? इंडोर्स कर देता है कि भाई टीनेंट ने सम्मन लेने से साफ मना कर दिया या फिर बात सम्मन लेने को टाल रहा है कि भाई नहीं लेना। और कंट्रोलर क्या करता है, या फिर कंट्रोलर को क्या होता है? टीनेंट के द्वारा कोई साइन या एक्नॉलेजमेंट प्राप्त कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि सम्मन सर्व हो चुका है। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? 13A का सबसेक्शन 4 कहता है
टीनेंट जिसके अगेंस्ट समन सर्व हो गया है, किसके अगेंस्ट? टीनेंट जिसके अगेंस्ट समन सर्व हुआ है वो एविक्शन के अगेंस्ट प्रे नहीं कर सकेगा। कब? जब तक कि टीनेंट कंट्रोलर को अफिडेविट के द्वारा यह नहीं बता दे कि मैं इन ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन करूंगा, और जब कंट्रोलर परमिशन देगा फिर ही उसी के बाद टीनेंट कंटेस्ट कर पाएगा। अब टीनेंट क्या करेगा? टीनेंट एविक्शन की अगेंस्ट प्रे नहीं कर पाएगा। कब नहीं करेगा? जब तक कि वो टीनेंट कंट्रोलर को एफिडेविट के द्वारा ये ना बता दे कि भाई मैं इस ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन करूंगा, ठीक है, या फिर कंट्रोलर परमिशन ना दे दे भाई कि उसको एप्लीकेशन को कंटेस्ट करने के लिए। तो उस केस में क्या कर सकता है? टीनेंट कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके बाद ही कंट्रोलर से परमिशन लेने के बाद ही कंटेस्ट कर पाएगा। और अगर कंट्रोलर की लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हो पाती, अगर कंट्रोलर क्या करता है, अगर एप्लीकेशन प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें टीनेंट या एफिडेविट पेश नहीं करता, तो कब? अगर टीनेंट क्या करता है? एफिडेविट पेश नहीं करता, तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड द्वारा दिए गए फैक्ट थे कि भाई इस रीजन से मैं इस लैंडलॉर्ड टीनेंट को निकालना चाहता हूँ, मुझे पोजीशन चाहिए, तो ये माना जाएगा जो लैंडलॉर्ड के फैक्ट्स थे, जो लैंडलॉर्ड के द्वारा बताई गई बातें थे वो सारी सच है। तो क्या करेगा इस केस में? जो एप्लीकांट था वो क्या हो जाएगा? एंटाइटल हो जाएगा टीनेंट को एविक्ट कराने के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। अगर कोई भी कंट्रोलर है वो क्या करता है कि लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन प्राप्त नहीं, भाई टीनेंट से कोई भी एप्लीकेशन प्राप्त नहीं कर पाता या एफिडेविट पेश नहीं करता भाई लैंडलॉर्ड को, उस टीनेंट कंट्रोलर को, तो उस केस में लैंडलॉर्ड की बातें जो लैंडलॉर्ड ने बोला था, जिस रीजन से वो कह रहा है, जिस एप्लीकेशन में जो लिखा था कि भाई मैं इस रीजन से टीनेंट से अपने वापस लैंड लेना चाहता, तो उस केस में क्या कर सकता है? ये जो एप्लीकांट था वह एंटाइटल हो जाए कि भाई टीनेंट को एविक्ट कर दो। और अगर कंट्रोलर को लगता है टीनेंट के द्वारा दिया हुआ एफिडेविट में जो ग्राउंड्स दिए हैं उसे देखकर कि टीनेंट को लीव ग्रांट कर देनी चाहिए टू कंटेस्ट एप्लीकेशन, तो क्या कर देगा? एप्लीकेशन ग्रांट कर देंगे। कंट्रोलर क्या कर देगा? ग्रांट कर देगा कि भाई तुम कंटेस्ट कर लो, ठीक है। अब जहां पर लीव ग्रांट कर दी है तो टीनेंट को वहां पर कंट्रोलर जल्द से जल्द प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा ऐसी एप्लीकेशन को सुनने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी क्या करते, कंट्रोलर ने टीनेंट को क्या कर दिया है? ग्रांट कर दिया कि भाई कि तुम एप्लीकेशन में कंटेस्ट कर सकते हो एप्लीकेशन, तो उस केस में जो कंट्रोलर होगा जल्द से जल्द प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे और ऐसी एप्लीकेशन को जल्द से जल्द सुनने की कोशिश करेंगे। अब सबसेक्शन 8 क्या कहता है? इस सेक्शन के तहत जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो सीपीसी के तहत जो स्मॉल कॉज का प्रोसीजर था वही फॉलो करेगा। सेक्शन 13A के तहत ऐसी एप्लीकेशन को सुनने के लिए, ठीक है, जो सीपीसी में स्मॉल कॉज क्लॉज था, स्मॉल कॉज एक्ट कोड का एक्ट था, उसमें क्या होगा? जो स्मॉल कॉज था उसी सेक्शन 13A के तहत वही माना जाएगा कि जो सीपीसी में अप्लाई किया है वही सेम टू सेम प्रोसीजर सेक्शन 13A में भी एप्लीकेशन को सुनने के लिए फॉलो किया जाएगा। अगर इस सेक्शन के तहत अगर एविक्शन का ऑर्डर प्राप्त कर लिया है तो ऐसे ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं लाई करेगी। मतलब अगर इस सेक्शन के तहत सेक्शन 13A के तहत अगर एविक्शन का ऑर्डर प्राप्त हो गया भाई कि भाई टीनेंट को एविक्ट करना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी, तो उस केस में ऑर्डर क्या नहीं होगी? सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। और प्रोविजन में कहा गया लेकिन जो हाई कोर्ट है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कंट्रोलर से रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है, कॉल फॉर रिकॉर्ड्स कर सकता है कि भाई कंट्रोलर से, और उसके तहत क्या कर सकता है? अपनी अथॉरिटी में हाई कोर्ट क्या कर सकता है? ऑर्डर पास कर सकता है। हमने क्या पढ़ा था कि सेकंड अपील लाई नहीं करेगी अगर एविक्शन का ऑर्डर सेक्शन 13A में आ चुका है, बट लेकिन जो हाई कोर्ट का क्या है? हाई कोर्ट की भाई मर्जी है, वो अगर उससे लगता है कि कंट्रोलर से आपको सेटिस्फाई कराने के लिए कंट्रोलर से वो कैसे कर सकता है? हाई कोर्ट रिकॉर्ड मंगा सकती है और रिकॉर्ड्स को देखकर और उनको अपनी सेटिस्फाई भाई कि भाई ऐसा ऑर्डर पास कर देना चाहिए, तो क्या करेगा? जो हाई कोर्ट है उस रिकॉर्ड्स को देख के उसके तहत ऑर्डर को पास कर देंगी। अगर हाईकोर्ट के पास कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई रिवीजन के लिए तो उस केस में क्या हो, जो कंट्रोलर रिव्यू की पावर एक्सरसाइज कर सकता है अपने खुद का जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। किसके अंदर? ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी के। देखिए सब सेक्शन 13A का सब सेक्शन 9 क्या कहता है? अगर हाईकोर्ट के पास हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई रिवीजन के लिए, भाई रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जानी चाहिए लेकिन वहां पे क्या हाईकोर्ट के पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई, तो जो कंट्रोलर होगा वो क्या पाएगा? उसके पास वो अपनी पावर जो उसने
एक्सरसाइज करी थी उसको क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने के लिए ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी के अंदर वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा उस ऑर्डर को, जो कंट्रोलर ने ऑर्डर जजमेंट ऑर्डर दिया था उसको ऑर्डर 47 मतलब सीपीसी का जो ऑर्डर 47 है रिव्यू का, उसके तहत वो जजमेंट को खुद रिव्यू कर लेगा। अब सबसेक्शन 13A का सबसेक्शन 10 क्या कहता है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए, जैसे कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन डिस्पोज करने का प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसे भाई हमने पहले पढ़ा था, कंट्रोलर के पास कोई एप्लीकेशन आती है, कंट्रोलर क्या करता है, उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करता है किसी प्रोसीजर के थ्रू। तो सेम प्रोसीजर यहीं पे भी वही एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो हम कंट्रोलर एप्लीकेशन डिस्पोज करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करता है। अब इस धारा के अंदर जो लिखी हुई बात है उसका इफेक्ट रहेगा इस सेक्शन की लिखी हुई बात के ऊपर, ठीक है। अब सेक्शन हमने क्या करना है, सेक्शन 13A कि सेक्शन 13A में कौन कौन से स्पेशल प्रोसीजर होगा इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम सेक्शन 15 को। अब बात करते हैं एपेलेट और रिविजनल अथॉरिटी की। यहाँ पे क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट होगा किसी भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा बाय नोटिफिकेशन, जो एपेलेट अथॉरिटीज की पावर है वो किसी भी ऑफिसर या अथॉरिटीज के ऊपर कन्फर कर सकता है, दे सकता है। क्या कर सकता है, किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट या के पास पावर है क्या, स्पेशल या जनरल ऑर्डर। यहाँ पे क्या स्पेशल और जनरल ऑर्डर की बात करी गई है, ठीक है। जो अपेलेट अथॉरिटीज के पास जो पावर होती है वो किसी भी पर्सन को बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकता है, ऑफिसर या अथॉरिटी को वो पावर्स दे सकता है जो अपेलेट अथॉरिटी के पास थी। जो अगर कोई भी कंट्रोलर ने कोई जजमेंट दिया है, कंट्रोलर ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील कितने दिन में लाई होनी चाहिए, अपेलेट अथॉरिटी के पास जाएगी अपील और कितने दिन के अंदर आ जानी चाहिए, 30 दिन के अंदर। और जो सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने में जितना टाइम लगा है उस टाइम को उस 30 दिन में से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो अपेलेट अथॉरिटी होती है उसके पास क्या पावर होती है, वो उसके पास पावर होती है जो फर्दर प्रोसीडिंग है उस पर स्टे ऑर्डर लगा सकें। और इसमें क्या है, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टीनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों को कि भाई जो अपेलेट अथॉरिटी होगी क्या करेगी, सुनेगी, फिर उस हिसाब से डिसीजन होगा। अब किसके तहत, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत होना चाहिए। यहाँ पे जो अपेलेट अथॉरिटी होगी क्या करेगी, अगर जो अपेलेट अथॉरिटी है कंट्रोलर से क्या करेगी, रिकॉर्ड मांगेगी, भाई रिकॉर्ड मांगेगी और फिर रिकॉर्ड मांग के क्या करेगी, जो अपेलेट अथॉरिटी देखेगी रिकॉर्ड्स को कि भाई क्या करना चाहिए, फिर उस अपेलेट अथॉरिटी पार्टी को बुलाएगी और क्या करेगी, दोनों पार्टी को बुलाएगी। दोनों पार्टी कौन होंगी, लैंडलॉर्ड और टीनेंट को बुलाएगी और दोनों को सुनेगी। जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड की मैंने बात करी थी ना, फिर उन दोनों को सुनेगी और फिर देखेगी, इंक्वायरी करेगी, फिर केस को डिसाइड करेगी कि भाई किसके फेवर में केस जाना चाहिए और किसके फेवर में केस नहीं जाना चाहिए। हम बात करते हैं फिर उसके बाद क्या होगा। अब 15 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है, एपेलेट अथॉरिटी और उसके सब्जेक्ट रहते हुए कंट्रोलर का ऑर्डर फाइनल होगा, ठीक है। बस सबसेक्शन 6 की बातों को छोड़कर उसकी अपील नहीं की जाएगी किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है। किसी भी कोर्ट के अंदर सबसेक्शन 6 को छोड़कर उसकी अपील नहीं, एपेलेट अथॉरिटी और उसके सब्जेक्ट रहते हुए कंट्रोलर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फाइनल माना जाएगा। बस सबसेक्शन 6 की बातों को छोड़कर जो कंट्रोलर ने ऑर्डर फाइनल कर दिया उसकी अपील कहीं और नहीं जाएगी किसी भी कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट एज अ रिविजनल अथॉरिटी किसी भी टाइम स्वयं अपने मोशन पे या किसी भी एग्रीड पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर क्या मंगा सकता है, रिकॉर्ड्स मंगा सकता है, डॉक्यूमेंट मंगा सकता है और 90 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे या जितना टाइम हाईकोर्ट देगा एप्लीकेशन सुनने के बाद में। हाईकोर्ट रिकॉर्ड मंगाएगी और कंट्रोलर से पार्टीज को एग्जामिन करेगी और उस ऑर्डर की लीगैलिटी पर खुद को सेटिस्फाई करेगी, देन ऑर्डर पास करेगी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए भाई तब ऑर्डर पास करेगी। यहाँ जो टाइम है 90 दिन का कोर्ट का काउंट कर, वहाँ पे जो 90 डेज का जो टाइम है वो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसमें भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में जो टाइम लगा है उसे काउंट नहीं करेंगे। जितना टाइम हमें जो डॉक्यूमेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाई कराने पड़ते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जितना टाइम लगाया लेने में उस टाइम को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। हमने सेक्शन 13A और सेक्शन 15 समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।